रात का समय था। आसमान में काले बादल घिर आए थे। बिजली कड़क रही थी और बरसात की बूंदें टप 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 छत पर गिर रही थी। पर अनामिका के दिल में जो तूफान था वो बाहर की बारिश से कहीं ज्यादा भयानक था। रसोई में सास का ऊंचा स्वर गूंज रहा था। देखो जरा, सब्जी में नमक भी ठीक से नहीं डाला। क्या घर चलाना तेरे बस की बात है? दहेज भी कुछ नहीं लाई है। नहीं, और ऊपर से कामचोर भी। अनामिका चुपचाप खड़ी रही। उसके होंठ कांप रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी पति रजत कमरे में बाहर आया। अनामिका ने धीरे से कहा, रजत, मैंने नमक बाद में डालना था। सासू माँ ने देखे बिना ही। रजत कड़क स्वर में बोला, बस कर दो अनामिका, हर बार बहाने। मम्मी सही कहती है, तुम्हें गृहस्थी संभालनी ही नहीं आती। अनामिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों में से थाली उठाई, लेकिन तभी सास ने झटके से थाली खींच ली। हमें बहुओं से तकरार नहीं चाहिए। अगर रहना है तो हमारी शर्तों पर, वरना मायके का दरवाजा तेरे लिए खुला ही है। सासू माँ ने गुस्से से कहा तो अनामिका अवाक रह गई। इन शब्दों ने अनामिका की आत्मा को चीर दिया। उसने रजत की ओर देखा। शायद वो कुछ कहेगा, शायद उसका साथ देगा। अनामिका ने रुदे स्वर में कहा, रजत, क्या एक बार भी तुम मेरे लिए कुछ नहीं बोलोगे? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? रजत ने ठंडे स्वर में नजरें चुराते हुए कहा, अनु, मुझे रोज रोज के झगड़े पसंद नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत है तो मायके चली जा। ये सुनते ही अनामिका का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसी वक्त रजत ने गुस्से में उसका हाथ झटका और वह फर्श पर गिर पड़ी। बरसात की गरज उस पल के सन्नाटे को ढक नहीं पाई। अनामिका सिसकते हुए, माँ बाप ने मुझे दुल्हन बनाकर भेजा था, पर यहाँ मैं बोझ बन गई। उसने आंसू पोंछे और अलमारी से 2-3 कपड़े निकाले। भीगे पांव से दरवाजे की ओर बढ़ी। सास पीछे से ताना मारते हुए, हाँ हाँ, भाग जा। वैसे भी ऐसी बहू किस काम की? दरवाजा बंद करने से पहले अनामिका ने आखिरी बार रजत की ओर देखा, पर वहां न प्रेम था न पछतावा, बस चुप्पी और बेरुखी। आंखों में आंसू लिए, रात के अंधेरे और बरसात की बूंदों में डगमगाते कदमों से वह मायके की ओर चल पड़ी। बरसात की बूंदों से भीगा बदन, कांपते हाथ, आंखों से बहते आंसू। आधी रात के उस पहर में जब वो गहरी नींद में थे, अनामिका ने अपने मायके का दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। दरवाजे के पीछे से माँ की थकी हुई आवाज आई, माँ, कौन है इतनी रात को? अनामिका ने गला साफ किया, पर आवाज कांप रही थी। अनामिका, माँ, मैं हूँ, अनु। दरवाजा खुलते ही माँ की आंखें फैल गई। सामने उनकी बेटी भीगी बिल्ली सी खड़ी थी। कपड़े अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए और आंखों में असहनीय पीड़ा। माँ घबरा कर बोली, हे भगवान अनु, ये क्या हाल है तेरा? किसने किया ये सब? तू रो क्यों रही है? अरे आ तो सही, अंदर आ। अनामिका माँ की बाहों में गिर पड़ी। सिसकियां बरसात की आवाज से भी तेज हो गई। अनामिका ने रोते हुए कहा, माँ, अब और सहा नहीं जाता। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। माँ का दिल चौंक गया। उन्होंने बेटी को कसकर पकड़ा। इतने में पिता भी कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने बेटी को देखा तो कुछ पल के लिए चुप रह गए। फिर भारी स्वर में बोले, अनु बेटी, ये सब क्यों हुआ? तू तो कहती थी सब ठीक है। अनामिका ने सिर झुका लिया। होंठ कांपते रहे, पर शब्द नहीं निकले। पिता ने आगे बढ़कर उसका सिर सहलाया, बेटी, तू चाहे कुछ भी सहकर आई हो, पर याद रख, ये घर तेरा है, तू बोझ नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। अनामिका की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। उसने पिता के पैरों को छूना चाहा, पर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तभी सीढ़ियों पर से एक आवाज आई, तेज, तिरस्कार भरी आवाज। किरण भाभी की आवाज थी। ओह, तो बहन जी वापस आ गई हैं। अच्छा है, मायके तो है ही, ससुराल छोड़कर यहीं पड़ जाएं। वैसे भी सब कहते हैं, शादी के बाद मायके में रहना इज्जत की बात तो नहीं होती। माँ ने गुस्से से किरण की ओर देखा।
किरण, ये तेरे बोलने का तरीका है? तेरी ननद है वो, अपना समझ कर आई है। किरण होठ दबा कर रह गई, पर आंखों में जलन साफ दिख रही थी। अनामिका सब सब सुनकर चुप रही। उसके लिए उस पल सिर्फ माँ की बाहें और पिता का सहारा ही दुनिया थी। उस रात अनामिका माँ के कमरे में लेट गई। माँ उसके बाल सहलाती रही और वह सोचती रही, क्या सचमुच अब मैं बोझ बन जाऊंगी? ससुराल ने ठुकराया, मायका भी अपनाएगा या नहीं? बारिश थम चुकी थी, पर अनामिका के दिल का तूफान अभी भी जारी था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। अनामिका पूरी रात जागी थी, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। माँ पहले से रोटी बेल रही थी। तभी किरण ने ताना कसते हुए आवाज लगाई, किरण, अनु जरा चाय बना दे। वैसे भी तेरे पास तो कोई काम है नहीं, खाली बैठकर क्या करेगी? अनामिका चुपचाप आगे बढ़ी। उसने केतली में पानी रखा और अदरक कूटने लगी। माँ ने बीच में टोका कि ये कैसी बातें हैं? अभी तो आई है वो, थकी हुई है, थोड़ा आराम करने दे उसे। किरण होठों पर मुस्कान दबाकर बोली, माँ जी, मैं तो बस काम बांट रही हूँ। आखिर घर में एक और हाथ आ गया है, वरना मेरी ही कमर टूट रही थी। अनामिका के हाथ कांप गए। अदरक की जगह उंगली पर चोट लग गई, खून निकल आया। माँ घबरा कर बोली, अरे अनु, देख तो चोट लग गई, बैठ जा, मैं बना देती हूँ चाय। अनामिका ने माँ का हाथ रोका। अनामिका धीरे से बोली, नहीं माँ, मैं बना लूंगी, आदत है मुझे। उसकी आवाज में दर्द और झुकाव साफ झलक रहा था। चाय बनकर जैसे ही सबके सामने रखी, किरण ने कप उठाया और ताना मार दिया, हम चाय तो ठीक है, पर देख लेना माँ जी, अब मोहल्ले में लोग बातें शुरू करेंगे। देखो, फला की बेटी ससुराल से भागकर मायके बैठी है। भाई भी पास ही बैठा था। उसने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, किरण, इतनी बातों की जरूरत नहीं है, अनु अभी परेशान है। किरण ने व्यंग से भौहें उठाई, परेशान? हम सबको भी तो परेशानी है। घर का खर्च, समाज की बातें और सब इनकी देखभाल का बोझ, ये सब आसान है क्या? अनामिका ने सिर झुका दिया। उसकी आंखें फिर भर आई। वह धीरे धीरे से कमरे की ओर चली गई और बिस्तर पर बैठकर डायरी खोल दी। उसने कांपते हाथों से लिखा, ससुराल में ताने सुने, अब मायके में भी। लगता है मैं सचमुच बोझ बन गई हूँ। शायद औरत की किस्मत ही यही है, पहले मायके से पराई, फिर ससुराल से पराई। कलम से आंसू की बूंदें कागज पर गिर पड़ी, पन्ना धुंधला हो गया, जैसे उसकी जिंदगी की लकीरें धुंधली हो गई हो। सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अनामिका का मन अभी भी अंधकार में डूबा हुआ था। मायके में लौटे उसे महीना भर हो चुका था, मगर सुकून के नाम पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके पिता, जो कभी उसके लिए सबसे बड़े सहारा थे, अब चुप रहते। माँ हर दिन की चिंता में डूबी रहती, बेटी की टूटी शादी, समाज के ताने और ऊपर से घर की बढ़ती जिम्मेदारियां। लेकिन सबसे बड़ा बोझ उसके लिए उसकी भाभी किरण बन चुकी थी। किरण सुबह से ही चिल्लाती, आवाज में काम करवाती, अनामिका, तुझे घर पर रहने की आदत है क्या? सुबह से लेटी हुई है, बेटियों का यही काम है क्या? मायके आकर आराम करना। अनामिका चुपचाप उठकर बर्तन मांजने लगती। उसके हाथ साबुन के झाग में डूबे रहते, लेकिन दिल में लावा सा फूटता। अनामिका मन ही मन, क्यों सबको लगता है कि मैं बोझ हूँ? क्या मैं खुद चाहा था यहाँ आना? अगर मेरा ससुराल इतना जहरीला ना होता, तो क्या मैं यहाँ लौटती? घर की रसोई अब उसके लिए रणभूमि जैसी हो चुकी थी। किरण हर काम में टोकती, ये आटा कैसे गूंदा जाता है? सास के घर जाकर यही सीखा था क्या? पता नहीं क्या संस्कार दिए हैं तुम्हें।
अनामिका ने धीरे से कहा, भाभी मैं तो कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए। जब तक यहाँ है इस घर का बोझ भी उठाना होगा। खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, यही सब तेरे हिस्से का है। किरण ने कड़क आवाज में कहा तो अनामिका को लगने लगा कि उसकी स्थिति तो कुएं से बची खाई में गिरी सी हो गई है। रात को जब सब सो जाते, अनामिका चुपचाप आंगन में बैठ जाती। आंखों से आंसू बहते रहते और मन में सवालों की आंधी चलती गई। वाकई में मैं बोझ हूँ? शादी टूटना मेरी गलती थी या बस किस्मत ने मुझे धोखा दिया? ससुराल में प्रताड़ना झेली और अब मायके में अपमान। क्या एक औरत की जिंदगी इतनी सस्ती होती है कि कहीं भी उसे ठहरने की जगह ना मिले? धीरे धीरे अनामिका महसूस करने लगी कि घर के काम से ज्यादा उसे घर वालों के नजरिए का बोझ खाए जा रहा था। माँ का बेबसी भरा चेहरा, पापा की चुप्पी और भाभी का कठोर व्यवहार, सब कुछ मिलकर उसे भीतर से तोड़ रहा था। लेकिन उसके दिल में किसी कोने में एक आवाज गूंजती, अगर तू टूट जाएगी तो सब जीत जाएंगे। जिन्होंने तुझे रुलाया है, उठ, अपनी जिंदगी का रास्ता को तलाश कर। यह अध्याय वही खत्म होता है जहां अनामिका रोते रोते अपने आंसुओं को पोंछती और सोचती है, अब चाहे जो हो, मैं किसी का बोझ नहीं बनूंगी। रात लंबी थी पर अनामिका ने पहली बार चैन की नींद ली। सुबह की धूप जब कमरे में फैली तो उसे लगा जैसे उसके जीवन में भी थोड़ी रोशनी उतर गई है। भाभी के ताने, परिवार की बेरुखी और समाज की नजरें, सब कुछ वह अब तक बोझ मानती आई थी। लेकिन पिछली रात सोचते सोचते उसने मन ही मन ठान लिया था, अब और नहीं। सुबह जब वह आंगन में आई तो भाभी रसोई में काम कर रही थी। हमेशा की तरह झुंझलाहट और तानों से भरी आवाज गूंजी, अनामिका, जरा जल्दी हाथ बटा दो। बैठी बैठी रोटियां नहीं पकती। घर का खर्चा पहले ही बढ़ा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा बोझ। पहले तो अनामिका चुप रह जाती थी, पर आज उसने धीरे और संयमित स्वर में कहा, भाभी मैं बोझ नहीं बनूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं भी काम कर सकती हूँ, कमाई कर सकती हूँ। भाभी हंस पड़ी, अरे बड़ी आई कमाने वाली। तुम जैसी औरतें तो बस घर उजाड़ने और दूसरों पर जीने के लिए होती हैं। नौकरी काम ये तुम्हारे बस का नहीं है। अनामिका का मन दुखा, पर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, उसमें हिम्मत थी। उसने तय कर लिया था कि वह अब और ज्यादा भाभी को मौके नहीं देगी उसे तोड़ने के लिए। उस दिन के बाद अनामिका ने घर के सारे काम पूरे निष्ठा से किए, लेकिन साथ ही उसने अपने पुराने स्कूल की शिक्षिका से मिलने का निश्चय किया। वही शिक्षिका जिसने कभी उसे पढ़ाई के दिनों में प्रोत्साहित किया था। अगले ही हफ्ते वह उनसे मिलने पहुंची। शिक्षिका ने उसकी हालत सुनी और कहा, बेटी, जिंदगी ठहर जाने का नाम नहीं है। तुम्हारे पास डिग्री है, हुनर है, तुम ट्यूशन से शुरुआत करो। धीरे धीरे यही रास्ता तुम्हें आगे ले जाएगा। अनामिका की आंखों में चमक आ गई। उसने घर लौटकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले मोहल्ले के 2 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे उसकी लगन देखकर और भी अभिभावक अपने बच्चों को भेजने लगे। भाभी को यह सब नागवार था। वह अक्सर ताना कसती, पढ़ाने से भी कभी कहीं घर चलता है, बस शौक पूरा कर रही है। इस बार अनामिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाभी घर भी चलेगा और मेरा आत्मसम्मान भी। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। माँ के चेहरे पर सुकून था और पिता को भी गर्व हुआ कि उनकी बेटी ने हार नहीं मानी। अनामिका अब समझ चुकी थी कि दुखों से भागने की बजाय उनका सामना करना ही जीवन का नया रास्ता है। भाभी की नज़रों में शायद वह कभी स्वीकार नहीं हो पाए, लेकिन अब उसे परवाह नहीं थी। वह जान चुकी थी कि अपनी पहचान दूसरों की सोच के से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और हिम्मत से बनती है। उस रात जब उसने आसमान की ओर देखा तो तारे जैसे उससे कह रहे थे, यहाँ अनामिका, तुम सही रास्ते पर हो। यही तुम्हारा नया रास्ता है। अब यही दूसरों के टुकड़ों पर पलने से अच्छा है कि खुद की पहचान मेहनत से बनाई जाए। अब बस बहुत हो गया। अब और किसी का एहसान नहीं लेना है।
बस अब आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।